अ, कल्पना कीजिए कि एक छात्र उत्तर प्रदेश की किसी बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से मतलब काफ़ी कड़ी मेहनत करके एक डिग्री हासिल करता है। हम्म। लेकिन जब वो नौकरी के लिए केरल जाता है, हम्म। तो वहाँ की सरकार कह देती है कि भई हम इस डिग्री को मान्यता ही नहीं देते। अरे, ऐसा हुआ तो बहुत परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल। या फिर एक और उदाहरण लेते हैं। हम्म। एक व्यापारी गुजरात से अपना सामान लेकर चला हम्म। और जैसे ही उसने महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश किया, हम्म। तो बॉर्डर पर उससे भारी इंपोर्ट ड्यूटी मांग ली गई। जैसे कि वो किसी दूसरे देश में आ गया हो। एग्जैक्टली सुनने में ये सब बहुत अजीब लगता है ना, हाँ। और बहुत अव्यावहारिक भी। हाँ, एकदम। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हमारा संविधान न होता, तो आज भारत के 28 राज्य वास्तव में 28 अलग-अलग देशों की तरह ही बर्ताव कर रहे होते। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। बाहर से देखने पर भले ही भारत एक अखंड और शांत राष्ट्र लगता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर, कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर हाँ, प्रशासनिक स्तर पर ये कई राज्यों का एक बेहद जटिल समूह है। हर राज्य की अपनी भाषा है, अपनी जरूरतें हैं। और अपने अपने राजनीतिक हित भी हैं। और जहां इतने सारे हित एक ही भौगोलिक सीमा में टकराएंगे, तो विवाद होना तो तय है। स्वाभाविक है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन यही है। हम उन पॉलिटी नोट्स और संविधान के भाग 15 और 13 के उन प्रावधानों का विश्लेषण करेंगे जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। हम समझेंगे कि वे कौन से अदृश्य कानूनी उपकरण हैं, चाहे वो जल विवाद न्यायाधिकरण हो या अंतर्राज्यीय परिषदें हों। या फिर व्यापारिक कानून हो। हाँ, जो इस विशाल देश को विखंडित होने से बचाते हैं, जो हमारे संघीय ढांचे को, मतलब हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूती से बांध कर रखते हैं। इस पूरे ताने बाने को समझना वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया के कई बड़े देश केवल इसलिए टूट गए क्योंकि वे अपने आंतरिक विवादों को नहीं संभाल पाए। सही बात है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इस खतरे को बहुत पहले ही भांप लिया था। इसीलिए उन्होंने संविधान में कुछ ऐसे सेफ्टी वाल्व्स फिट कर दिए। सेफ्टी वाल्व मतलब दबाव कम करने के लिए। बिल्कुल, जो राज्यों के बीच होने वाले विवादों को किसी गृह युद्ध या अलगाववाद में बदलने से रोकते हैं। हमारी व्यवस्था की सफलता सिर्फ दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार और राज्यों के रिश्तों पर निर्भर नहीं है। हाँ, असली चुनौती तो ये है कि पड़ोसी राज्य आपस में कैसा बर्ताव करते हैं। एग्जैक्टली। अगर वे हर छोटी बात पर लड़ते रहेंगे तो राष्ट्रीय विकास का पहिया तो वहीं रुक जाएगा ना। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। जब हम राज्यों के भी टकराव की बात करते हैं, तो अक्सर सबसे पहले हमारा ध्यान राजनीति या सीमाओं पर जाता है। हाँ, बॉर्डर डिस्प्यूट्स पर। राइट। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे तीखे और भावनात्मक टकराव राजनीतिक नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों को लेकर होते हैं। और इसमें भी सबसे ऊपर है पानी। पानी। बिल्कुल। पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं है, ये सीधे तौर पर किसानों की आजीविका से जुड़ा है, मौसम और लोगों की गहरी भावनाओं से जुड़ा है। ये एकदम जमीनी हकीकत है। पानी के मसले पर भावनाएं इतनी तेजी से भड़कती हैं कि रातों रात किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। हमने कई बार खबरों में भी देखा है। बिल्कुल देखा है। और इसी संवेदनशीलता को देखते हुए संविधान में अंतर्राज्यीय जल विवादों के लिए एक विशेष तंत्र बनाया गया है, आर्टिकल 262। अनुच्छेद 262 ये क्या कहता है? ये सीधे तौर पर संसद को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के बंटवारे और नियंत्रण से जुड़े विवादों पर फैसला सुनाने के लिए नियम तय कर सकती है। अच्छा। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संसद ने 1956 में दो बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पारित किए थे। 1956 में? कौन से कानून? पहला था नदी बोर्ड अधिनियम और दूसरा था अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम। ओके। इसे ना मैं एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे एक संयुक्त परिवार में दो भाई आंगन के एक साझे कुएं के पानी के लिए लड़ रहे हों। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। अब अगर वे अपनी शिकायत लेकर आम पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस शायद कोई कानूनी धारा लगा दे। लेकिन पुलिस ये फैसला कैसे करेगी कि किस भाई के खेत को कितने गैलन पानी की जरूरत है? नहीं कर सकती। इसीलिए उन्हें किसी विशेष पारिवारिक समिति के पास भेजा जाता है। लेकिन मेरे मन में यहाँ एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। मैंने स्रोत में पढ़ा था कि आर्टिकल 262 संसद को ये शक्ति भी देता है कि वो ऐसे जल विवादों को सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अन्य अदालत के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर कर दे। जी बिल्कुल बाहर कर सकती है। तो अदालतों को इससे बाहर रखने का क्या मतलब है? क्या इसलिए कि जज कानून और संविधान के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि किस मिट्टी को कितना पानी चाहिए या बांध का जल स्तर कैसे काम करता है?
आपका ये विश्लेषण बिल्कुल सही दिशा में है। देखिए, जल विवाद विशुद्ध रूप से सिर्फ कानूनी अधिकारों का मसला नहीं होता। ये कृषि, मौसम विज्ञान और भौगोलिक स्थिति से जुड़ा एक बहुत ही ज्यादा तकनीकी विषय है। मतलब टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए इसमें। एग्जैक्टली। हमारे स्रोतों में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि जब पानी के विवादों में स्थानीय निजी हित सामने आने लगते हैं या राजनीतिक स्वार्थ भारी पड़ने लगते हैं, हाँ, तो नियमित अदालतों के जरिए कोई भी संतोषजनक समाधान निकालना लगभग असंभव हो जाता है। इसीलिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को एक अस्थायी ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण बनाने की शक्ति दी गई है। इस ट्रिब्यूनल में तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं जो जमीनी हकीकत का गहराई से अध्ययन करते हैं। यानी ये एक तरह की स्पेशल टास्क फोर्स हो गई, बिल्कुल, जो सिर्फ और सिर्फ उसी विशिष्ट नदी के पानी का हिसाब सुलझाने के लिए बनाई जाती है। हमारे नोट्स बताते हैं कि अब तक ऐसे कई ट्रिब्यूनल बन चुके हैं। हाँ, काफी सारे बने हैं। जैसे कृष्ण नदी के लिए गोदावरी, नर्मदा, रावी, ब्यास और कावेरी नदियों के लिए। जी, कुल मिलाकर अब तक 8 ऐसे न्यायाधिकरण बनाए जा चुके हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या? जब केंद्र सरकार किसी जल विवाद को ट्रिब्यूनल को सौंप देती है ना, तो वो मामला स्वतः ही सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकता? नहीं दे सकता। ट्रिब्यूनल का जो भी फैसला आता है वो अंतिम होता है और विवाद से जुड़े सभी राज्यों के लिए सर्वमान्य होता है। अरे वाह, इसका क्या कारण है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मामला दशकों तक अदालतों के चक्कर ना काटता रहे। हाँ, हमारी अदालतों में तो वैसे ही बहुत समय लगता है। बिल्कुल, तो ताकि एक व्यावहारिक समाधान जल्द से जल्द लागू किया जा सके, ये व्यवस्था बनाई गई। ये तो बहुत ही व्यावहारिक व्यवस्था है। चलिए, पानी जैसे प्राकृतिक संसाधन के बंटवारे का तरीका तो स्पष्ट हो गया। तब मामला थोड़ा अलग हो जाता है। जाहिर है, इसके लिए एक स्थायी राजनीतिक मेज की आवश्यकता होती होगी, जहां सारे राज्य बैठकर आमने सामने बात कर सकें। और इसी व्यापक राजनीतिक संवाद के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 263 यानी अनुच्छेद 263 का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 263, ओके। यह एक अंतर्राज्यीय परिषद या इंटरस्टेट काउंसिल के गठन की रूपरेखा तैयार करता है। इसके तहत अगर राष्ट्रपति को ये महसूस होता है कि ऐसी किसी परिषद के गठन से सार्वजनिक हितों की बेहतर पूर्ति होगी, तो वे इसका गठन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला ऐतिहासिक तथ्य मैंने पढ़ा था। कौन सा? संविधान में ये प्रावधान होने के बावजूद दशकों तक, मेरा मतलब है आजादी के कई सालों बाद तक, कोई नियमित अंतर्राज्यीय परिषद बनाई ही नहीं गई। ये कैसे संभव हुआ? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। देखिए, शुरुआती दशकों में क्या था ना कि केंद्र और अधिकांश राज्यों में एक ही राजनीतिक दल की सरकारें हुआ करती थीं। अच्छा, तो विवाद पार्टी के अंदर ही सुलझ जाते होंगे। बिल्कुल। तब शायद ऐसी किसी औपचारिक परिषद की आवश्यकता उतनी शिद्दत से महसूस ही नहीं की गई। मुख्यमंत्री सीधे प्रधानमंत्री से बात कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनी, तो राजनीतिक परिदृश्य बदल गया, टकराहटें बढ़ने लगीं। तो फिर इस परिषद के गठन की सुगबुगाहट कब शुरू हुई? ये शुरू हुआ 1983 में। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया कमीशन, हाँ, पॉलिटी में इसका बहुत जिक्र आता है। जी, इस आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी और एक नियमित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए बहुत मजबूत सिफारिश की। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि नीतियों में समन्वय के लिए एक स्थायी अंतर सरकारी परिषद का होना बहुत अनिवार्य है। आप हर बार तदौर्थ या एडहॉक तरीके से काम नहीं कर सकते। और इसी सिफारिश का परिणाम था कि 1990 में जब वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार थी, तब पहली बार एक नियमित अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। एग्जैक्टली। अगर इसकी संरचना को देखें तो ये बेहद शक्तिशाली नजर आता है। बिल्कुल, इसमें देश के शीर्ष नेता शामिल होते हैं। हाँ, इसमें स्वयं प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एक ही मेज पर बैठते हैं। और इसके साथ ही 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी इसका हिस्सा होते हैं। लेकिन मेरे मन में यह एक संशय है। बताइए। ये परिषद राज्यों के बीच विवादों की जांच करती है, साझा हितों पर चर्चा करती है और नीतियां बनाने की सलाह देती है। अगर ये केवल एक सलाहकार निकाय है, मतलब इसके फैसले अदालतों की तरह कानूनी रूप से बाध्यकारी तो नहीं है ना? नहीं, बाध्यकारी नहीं है। तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी और चाय समोसे तक सीमित एक टॉक शॉप बनकर नहीं रह जाती? इसका असल प्रभाव क्या है? आपका ये संशय कागज पर बिल्कुल जायज लगता है। कई आलोचक ऐसा कहते भी हैं। हाँ, क्योंकि अगर कोई बात माननी ही नहीं है तो मीटिंग का क्या फायदा?
लेकिन शासन व्यवस्था में हमें आम सहमति या कंसेंसस की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। वो कैसे? देखिए, जब हम आर्टिकल 131 की बात करते हैं, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट दो राज्यों के बीच के विवाद पर अपना कानूनी फैसला सुनाता है, वो फैसला बाध्यकारी जरूर होता है, लेकिन वो अक्सर एक पक्ष को बहुत नाराज कर देता है। हाँ, एक जीतता है, एक हारता है। बिल्कुल। इसके विपरीत अंतर्राज्यीय परिषद एक ऐसा मंच है जहां फैसले बहुमत से नहीं बल्कि आम सहमति से लिए जाते हैं। अच्छा, मतलब सबको साथ लेके चलना होता है। हाँ, जरा सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री और 28 राज्यों के मुख्यमंत्री एक कमरे में बैठकर किसी नीति पर सहमत होते हैं, तो उसका राजनीतिक वजन बहुत भारी होगा। एग्जैक्टली। उस सहमति का राजनीतिक और प्रशासनिक वजन किसी भी अदालती आदेश से कहीं ज्यादा होता है। उसे लागू करना आसान हो जाता है। ये नजरिया वाकई अहम है। अदालती फैसले अक्सर थोपे हुए महसूस हो सकते हैं, जबकि सहमति से भरी नीति में राज्यों का अपनापन होता है। सही कहा। और हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि इसे सिर्फ एक टॉक शॉप बनने से रोकने के लिए 1996 में एक स्थायी समिति भी बनाई गई थी। जी, स्टैंडिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ये समिति लगातार काम करती रहती है ताकि परिषद के विचार विमर्श सिर्फ फाइलों में ना रहें बल्कि जमीन पर लागू हो सकें। इसके अलावा एक और नियम है, परिषद की साल में कम से कम 3 बैठकें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। साल में 3 बार? हाँ, जो इस बात की गारंटी देता है कि संवाद की ये प्रक्रिया कभी रुके नहीं, भले ही विवाद हो पर बातचीत चलती रहनी चाहिए। लेकिन चूंकि अंतर्राज्यीय परिषद में पूरे देश के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, तो ये एक बहुत विशाल और राष्ट्रीय स्तर की संस्था हो जाती है। बहुत बड़ी संस्था है, बिल्कुल। अगर मान लीजिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच कोई स्थानीय सीमा विवाद है या पूर्वोत्तर के 2 राज्यों के बीच कोई विशिष्ट भाषाई मुद्दा है, तो पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को उसमें शामिल करने का तो कोई तुक नहीं बनता। बिल्कुल। पड़ोसी राज्यों को अपनी स्थानीय समस्याएं सुलझाने के लिए किसी छोटे क्षेत्रीय मंच की जरूरत भी तो होती होगी। बिल्कुल होती है, और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय परिषदों या जोनल काउंसिल्स की व्यवस्था की गई है। जोनल काउंसिल्स, ओके। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी अंतर है जिसे समझना हमारी चर्चा में बहुत जरूरी है। क्या अंतर है? अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हाँ, यानी इसका जन्म सीधे संविधान के आर्टिकल 263 से हुआ है। इसके विपरीत क्षेत्रीय परिषद वैधानिक निकाय हैं। वैधानिक मतलब स्टैट्यूटरी बॉडीज। बिल्कुल। इन्हें संविधान ने नहीं बल्कि संसद ने एक अलग से कानून बनाकर स्थापित किया है। यानी अंतर्राज्यीय परिषद हमारे संविधान के मूल डीएनए का हिस्सा है, लेकिन क्षेत्रीय परिषदों को बाद में समय की मांग के अनुसार बनाया गया। एकदम सही समझे आप। अगर मैं सही हूं तो इन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बनाया गया था। सही पहचाना। 1956 का वो दौर भारतीय इतिहास का एक बेहद नाजुक मोड़ था। हाँ, उस वक्त राज्यों की सीमाएं दोबारा खींची जा रही थीं। बिल्कुल। देश को भाषा के आधार पर नए राज्यों में बांटा जा रहा था। उस समय नेताओं को सबसे बड़ा डर ये था कि ये भाषाई विभाजन कहीं क्षेत्रवाद या रीजनलिज्म का ऐसा उग्र रूप न ले ले कि देश की एकता ही खतरे में पड़ जाए। हाँ, इसीलिए भावनात्मक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश को 5 क्षेत्रों में बांट दिया गया। 5 क्षेत्र? जी। उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र। और हर क्षेत्र के लिए एक जोनल काउंसिल बना दी गई। ये तो बहुत ही स्मार्ट कदम था। मतलब आपने राज्यों को उनकी भाषा के आधार पर अलग तो कर दिया, लेकिन फिर उन्हें क्षेत्रीय स्तर पर एक साथ काम करने के लिए मजबूर भी कर दिया। और इसकी संरचना भी इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। वो कैसे? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, गृह मंत्री सब में कॉमन होते हैं। हाँ, जो केंद्र की निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं। और संबंधित क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हर साल रोटेशन के आधार पर इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। तो सबको नेतृत्व करने का मौका मिलता है। बिल्कुल। इसके अलावा राज्यों के मुख्य सचिव और नीति आयोग के प्रतिनिधि भी सलाहकार के रूप में बैठकों में हिस्सा लेते हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है? सिर्फ विवाद सुलझाना? नहीं, केवल विवाद सुलझाना नहीं है। इनका काम साझा आर्थिक विकास, सड़क, बिजली और सामाजिक योजनाओं में समन्वय बिठाना भी है। यहाँ मुझे स्रोत से एक और दिलचस्प बात याद आ रही है। क्या? इन 5 परिषदों के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 बनाया गया था। जी, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट। ऐसा क्यों किया गया? उन्हें भी तो पूर्वी क्षेत्र वाली जोनल काउंसिल में शामिल किया जा सकता था ना? किया जा सकता था, लेकिन पूर्वोत्तर की भौगोलिक स्थिति, उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता और उनके सामने मौजूद विकास की चुनौतियां
देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थीं। हाँ, उनका इलाका काफी दुर्गम भी है। और 1971 के आसपास पूर्वोत्तर में कई नए राज्य आकार ले रहे थे। उनकी सुरक्षा चिंताओं और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक विशेष और ज्यादा केंद्रित दृष्टिकोण की जरूरत थी। अच्छा, इसीलिए उनके लिए एक अलग से कानून पास किया गया। जी, आज इस पूर्वोत्तर परिषद में 8 राज्य शामिल हैं: असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। तो सिक्किम भी इसका हिस्सा है। उच्च स्तरीय राजनीतिक परिषदों, जल विवादों और क्षेत्रीय कूटनीति की काफी चर्चा हो गई। जी, अब मैं इस चर्चा को आम आदमी की जिंदगी से जोड़ना चाहता हूँ। हमने देखा कि कैसे राज्य पानी या सीमाओं के लिए लड़ सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक आम नागरिक को इन बड़ी बड़ी राजनीतिक बैठकों से कोई खास मतलब नहीं होता। उससे तो अपने रोजमर्रा के काम से मतलब है। हाँ, उसे तो बस ये चाहिए कि वो अपना जीवन और अपना व्यापार बिना किसी अड़चन के चला सकें। सही बात है। अगर राज्य इतने ही अलग अलग हैं, उनके अपने अलग कानून हैं, तो देश के भीतर एक आम नागरिक का यात्रा करना या व्यापार करना इतना आसान कैसे है? यहीं पर संविधान का सबसे खूबसूरत और व्यवहारिक हिस्सा सामने आता है, आर्टिकल 261। आर्टिकल 261? ये क्या है? इसे पूर्ण विश्वास और साख या फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज कहा जाता है। फुल फेथ एंड क्रेडिट मतलब? देखिए, तकनीकी रूप से भारत में प्रत्येक राज्य की सरकार का अधिकार क्षेत्र केवल उसकी अपनी भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित है ना। हाँ, यूपी का कानून यूपी में, केरल का केरल में। ऐसे में ये पूरी संभावना थी कि एक राज्य का कानून या कोई भी सरकारी दस्तावेज दूसरे राज्य में अमान्य करार दे दिया जाए। जो मैंने शुरू में उदाहरण दिया था, डिग्री वाला। बिल्कुल। इसी प्रशासनिक अराजकता को रोकने के लिए आर्टिकल 261 ये सुनिश्चित करता है कि केंद्र और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक दस्तावेजों और न्यायिक प्रक्रियाओं को पूरे भारत में पारस्परिक मान्यता मिलेगी। अच्छा, तो शुरुआत में मैंने जो उदाहरण दिया था, ये उसी का सीधा समाधान है? एकदम। अगर पूर्ण विश्वास और साख का ये नियम न हो तो महाराष्ट्र में की गई शादी या वहां साइन किया गया कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट गुजरात में जाकर बस एक कागज का टुकड़ा भर रह जाएगा। हाँ, और सोचिए उससे कितनी धांधली होगी। दीवानी या सिविल मामलों में तो ये नियम समाज को जोड़े रखता है ताकि भारत के किसी भी हिस्से की अदालत का फैसला पूरे देश में मान्य हो और लोगों को बार बार नए मुकदमे न लड़ने पड़े। पीछे की वजह देखें तो क्या ये नियम दीवानी मामलों के साथ साथ फौजदारी यानी क्रिमिनल मामलों पर भी लागू होता है? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है जिस पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये नियम केवल दीवानी या सिविल निर्णयों पर लागू होता है, फौजदारी या क्रिमिनल मामलों पर नहीं। अच्छा, क्रिमिनल मामलों पर नहीं? जी नहीं। एक राज्य की अदालत दूसरे राज्य के दंड नियमों या पीनल कोड को लागू करने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। अगर हम इसके पीछे की वजह तलाशें तो क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपराधिक कानून अक्सर स्थानीय नैतिकता और उस राज्य की विशिष्ट नीतियों से जुड़े होते हैं? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए गुजरात या बिहार में शराबबंदी है, जो कि एक फौजदारी या दंडात्मक कानून है। अब गुजराती उम्मीद नहीं कर सकता कि वो अपने शराबबंदी के कानून को महाराष्ट्र या गोवा पर थोप दे। बिल्कुल नहीं थोप सकता। या वहां किसी को शराब पीने के लिए सजा दिलवाए। इसके विपरीत शादी, तलाक या प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट जो दीवानी मामले हैं, उनको पूरे देश में एक समान स्थिरता चाहिए ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके। क्या यही तर्क है? ये बिल्कुल सटीक तर्क है। आपराधिक कानून राज्य की अपनी सामाजिक प्राथमिकताओं और कानून व्यवस्था की स्थितियों को दर्शाते हैं, जबकि सिविल कानून नागरिकों के बुनियादी अधिकारों और व्यापारिक लेन देन की स्थिरता से जुड़े हैं। इसीलिए संविधान दोनों के बीच ये बारीक लेकिन बेहद जरूरी अंतर रखता है। व्यापार की बात चली है तो अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं। चलिए। मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूं और मैं तमिलनाडु में कोई माल बनाकर दिल्ली में बेचना चाहता हूं। ठीक है। तो मुझे कई राज्यों की सीमाओं से होकर गुजरना होगा। क्या रास्ते में पड़ने वाला हर राज्य अपने फायदे के लिए मुझ पर अलग-अलग टैक्स और नियम थोप सकता है? अगर ऐसा होता तो भारत एक साझा बाजार बन ही नहीं पाता। फिर तो व्यापार करना नामुमकिन हो जाता। बिल्कुल।